हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है, ये कंपनी हमें यामा के जो टू व्हीलर्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के शोरूम के अगर हम नाम की अगर हम बात करेंगे तो सोनी ऑटोमोबाइल के नाम से ये कंपनी का ब्रांड नेम हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी टू व्हीलर्स ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है, तो देखिए कम्यूटर बाइक्स हो गए, स्पोर्ट बाइक्स हो गए, फिर उसके अलावा क्रूजर्स और जो स्कूटर्स होते हैं वो ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। अगर हम अभी करंटली अगर हम कंपनी के शोरूम्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी लगभग 2 शोरूम्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। पहले शोरूम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे द्वारका न्यू दिल्ली में हमें कंपनी का पहला शोरूम यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम दूसरे शोरूम की अगर हम बात करेंगे तो पालम रोड न्यू दिल्ली के नाम में यहाँ पे कंपनी का दूसरा शोरूम नजर आता है। अगर हम करंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे सिर्फ 8 लोग ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। ये परमानेंट एम्प्लॉइज है। तो देखा जाए तो 2 शोरूम है, तो एक शोरूम में ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 से 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसे यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 4 शोरूम एक शोरूम के ऊपर यहाँ पे 4 एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, न्यू दिल्ली तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा शोरूम बड़ा होता है, तो एक बार के लिए 8 एम्प्लॉय तो मेरे ख्याल से जो नंबर है काफ़ी कम नंबर में यहाँ पे नजर आता है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे भी ये कंपनी अगर और शोरूम हमें खोलती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो एम्प्लॉय का नंबर है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कंपनी यहाँ पे और अपने नए शोरूम्स ओपन करने वाली है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पे डेट वगैरह कंपनी ने लिया हुआ है, तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी छोटी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो वहाँ पर वो आईपीओ के एक्सपेंसिव भी अब अगर जो उनको आईपीओ से पैसा मिलता है अगर उसी से यूटिलाइज करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि देखिए हार्डली अगर आप देखोगे 10 से 11 करोड़ के लगभग का आईपीओ, यहाँ पे हार्डली 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे कंपनी का होने वाला है। तो जब प्रमोटर्स अगर 40 से 50 लाख का खर्चा भी अगर अपनी जेब से नहीं दे सकते तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहाँ पे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 2021 में लगभग 11 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर ये नंबर लगभग 12 करोड़ के लगभग था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे लगभग 19 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम 2024 में अगर हम देखेंगे हार्डली 11 महीने का लगभग ही कई नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो वो ये नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 19 करोड़ के लगभग के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यानी कि पिछले साल के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हार्डली कंपनी ब्रेक इवन पे हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही थी। फिर अगर हम बात करेंगे लगभग 28 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर ये नंबर अराउंड 41 लाख के लगभग का यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम अभी 11 महीने में अगर बात करेंगे तो 1 करोड़ 52 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे कि जितना कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था उतने ही कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे अभी नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे ये मैनिपुलेशन कंपनी के अंदर देखने को मिला है मेरे ख्याल से। और अगर आप देखोगे अभी हमने सुबह एक और कंपनी का एनालिसिस किया था जिसका आईपीओ आने वाला है, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये 11 महीने के डेटा के अंदर ही हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे आईपीओ से आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के बोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में हार्डली 2 करोड़ के लगभग कंपनी की बोरिंग थी। और अगर हम अभी देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग का बोरिंग का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आया है। हाँ, उसमें से ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत नंबर यहाँ पे कंपनी का आईपीओ के बाद में हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए उससे इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 करोड़ के लगभग का इतनी छोटी कंपनी की इक्विटी के लिए बोरिंग का नंबर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 117 रुपये पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का में यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 11 करोड़ 99 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे अराउंड 50% के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.5-6 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 28 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 29 तारीख को ये कंपनियां में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कितने रुपए लगने वाले हैं, तो देखिए 1,40,400 रुपये यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब अगर एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो ये IPO के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो उससे पहले अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली यहाँ पे 31 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है तो उसके हिसाब से मार्केट ये सोचेगा कि लगभग 1,65 करोड़ के लगभग कई जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे हमें होती हुई नजर आ सकती है। सॉरी 1,65 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की होती हुई नजर आ सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18-19 के पी रेशियो पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बेस इफेक्ट काफ़ी कम है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास में कुछ वो नहीं है, एक तरीके से यहाँ पे शोरूम को मैनेज करने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और आने वाले टाइम पे अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर ये कंपनी को ग्रो करना है तो वहाँ पे लगातार कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या तो उनको डेट लेना पड़ेगा या तो उनको इक्विटी रेज करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मार्केट बिजनेस को हमें लाइक करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने ऐसा बोला है कि वो यहाँ पे थोड़े बहुत नए स्टोर्स यहाँ पे कंपनी ओपन करेगी, तो वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन नजर आता है, क्योंकि अगर नए स्टोर्स अगर ये कंपनी ओपन करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ हमें आता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा जो यहाँ पे करंटली जो कंपनी के स्टोर है तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये जो गाड़ियाँ होती है तो इनको हर साल अगर आप देखोगे नॉर्मली यहाँ पे इनके जो प्राइसेस होते हैं जो इन्फ्लेशन की वजह से हमें यहाँ पे गाड़ियों की जो रेट होती है वो हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो एडिशनल रेवेन्यू में यहाँ से भी आता हुआ नजर आएगा, और इनके जो नए स्टोर्स होंगे वहाँ से भी हमें रेवेन्यू आता हुआ नजर आएगा। तो एक बार के लिए देखा जाए तो अगर किसी को थोड़ा रिस्क वगैरह लेना है तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट से यहाँ पर IPO को अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप 5% का ऑन कैपिटल अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।